अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाजरीन, मुल्क में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोज़ा होगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सबको, आपको, हम सबको, हमारे पूरे मुल्क पर अपनी जो है वो रहमतें इस बाबरकत महीने में नाजिल करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। विफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। 19 रुकनी जो विफाकी काबीना है उसने आज हल्फ उठा लिया है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आजम नज़ीर तारड़, जाम कमाल, अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, शिजा फातिमा, कैसर शेख, रियाज पीरजादा, मोहम्मद औरंगजेब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके नाम शामिल हैं। इनके अलावा अमीर मकाम, अहद चीमा, इसहाक डार, चौधरी सालिक और मोहसिन नकवी काबीना का हिस्सा होंगे। कौन कौन सी वजारत किसको दी जाएगी, हम पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। राना साहब, आपसे मेरा ख्याल है मैं शुरू करूं कि जो 19 रुकनी काबीना है, सबसे पहले तो ये जो इतने छोटी सी एक काबीना तश्कील दी गई है, क्या आपको लग रहा है कि ये पहले मरहले में है और इसके बाद जो है वो दोबारा मजीद ये काबीना एक्सटेंड की जाएगी? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब के पिछले 17 माह थे उसमें उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो थी वो रखी थी। तो ये तो अभी न्योंदरा है कौम को। अच्छा। और आगे चल के माशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। और ये काबीना जो है ये गरीबों के जायदादों और सरमायादारों की बढ़ती हुई तोंद की तरह बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। तो ये तो ऐसे ही एक है। और जाहिर है जिनके इक़्तिदार हैं उन्होंने ही वज़ीर होना है और जो बच जाएंगे उन्होंने मुशीर होना है और जो उनसे बच जाएंगे वो सफ़ीर हो जाएंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो 24 करोड़ फ़कीर हो जाएंगे। तो ये तो मामला चलता रहेगा। बहरहाल ये कि ये काबीना बन गई है जी। और आने वाले दिनों में अभी बहुत मुशीरों की बड़ी तादाद जो है इसमें शामिल होगी। ठीक। और देखना यह है कि ये काबीना जो है अब मुस्लिम लीग नून की कितनी होती है, पीपल्स पार्टी की कितनी होती है, या क्या कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम। वैसे पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन मलिक साहब आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सी वजारत किसको दी जाएगी? जो अभी तक नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे पुराने नाम हम देख रहे हैं, लेकिन इनको नई वजारतें दी जाएंगी। हाँ, वो पीपल्स पार्टी ने इनकार किया है, मगर अपना एक वो क्या था मुंह बोला बेटा जिसको बोलते हैं, वो मोहसिन नकवी मुंह बोला बेटा बोलते हैं। तो जरदारी साहब का खानदान तो इस हवाले से शामिल हो गया अगर उनकी बात ली जाए। देखिए, कैबिनेट में दो बड़ी पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना उसमें दो वजारतें बड़ी संजीदा हैं, जिस पे मैं असल जहाँ पे मैंने जाना है मैं उसकी बुनियाद बनाने लगा हूँ। एक है खजाना और एक है आपकी दाखिला। दाखिला का मतलब है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपका जो कंट्रोल है। चले लेट्स खुली बात करते हैं, जो कंट्रोल है जहाँ से आपने निज़ाम को कंट्रोल करना है, जिसको पंजाबी में हम डंडा बोलते हैं। क्योंकि जब आप इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात करते हैं आपके पास रेंजर आ जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो आपकी ये एक बात होगी। दूसरी बात है खजाना। खजाना तो घर हो, दोस्त हो, भाई हो, इंसान हो, वो पेट से आप चलते हैं। अब ये दोनों वजारतों में जो मुझे मतलब कॉमेडी कह लें या ट्रेजेडी कह लें या मैं भी कोई बेवकूफ़ आदमी हूँ, मुझे पता चला कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो अगर दोनों पे जो बंदे मुझे सुनने में आ रहे हैं, अगर औरंगजेब खान साहब हबीब बैंक के सदर हैं और तकरीबन वो जो, क्योंकि हमारे यहाँ बैंकर बड़े बहुत मेहनत करते हैं, वो बेचारे जिस तरह फ़कीर नहीं होते सारा दिन स्टेशन पे खड़े होते हैं मांगते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए उनको 36 लाख रुपए साल की उनकी आमदनी थी, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा उनकी सैलरी थी। और वो डच हॉलैंड के सिटीजन भी हैं। तो उनको आपने लेके आए हैं, वो आगे बहस करने क्यों लेके आए? तो इसका मतलब है कि नून नहीं है, नून के पास पैसे का कंट्रोल नहीं है। ये मैं पॉइंट। दूसरा जो मैंने आपको दाखिला की बात बताई थी, अब देखिए ये कितनी बड़ी सीरियस बात है। हालांकि ये बातें राने को करनी चाहिए, मगर मैं अगर चलो राने को रेस्ट देते हैं। यार 5 दफ़ा पाकिस्तान पे हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, 5 दफ़ा हुकूमत की है मुस्लिम लीग नून ने, 4 जर्नैलों ने 33 ईयर्स हुकूमत की है। बाकी पाकिस्तान में है क्या, बचा क्या है? ख़त्म हो गई ना बात। 5 साल हुकूमत करके यार एक आपके पास इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, एक सहाफ़ी, एक बंदा जो ब्रेकिंग न्यूज़ अपना देता रहा, जो चीज़ें मैनेज करता रहा कि आज हमने ये रनडाउन बनाना है, आज ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचनी है, DSNG पहुंच गई है कि DSNG नहीं पहुंची क्योंकि मैंने काम किया मोहसिन नकवी के साथ, ही वॉज माई बॉस।
तो मेरा आर्गूमेंट है, यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर खजाना भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, दाखिला भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, तो ये हुकूमत किसकी है? तो ये मेरा राना साहब, ये तो बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ फिर है क्या, क्योंकि दो बड़ी वजारतें जो हैं वो तो उनके पास ही नहीं। देखिए, मलिक साहब ने जो एक आज एतराफ़ किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ इनकी जुर्रत को, कि इन्होंने कहा मैं खासा बेवकूफ़ आदमी हूँ। मुझे नहीं पता था ये बात इन्होंने इस प्रोग्राम में इंकिशाफ किया है, तो मैं बहरहाल सलाम पेश करता हूँ कि बंदे को इतना आगाही होनी चाहिए। तो मैंने तो पहले ही ये कह दिया था कि भाई 3-4 वज़ीर आपके हैं, बाकी फरमाइशी प्रोग्राम है। अभी इंट्रो में मैंने कहा था, तो वो मैं फरमाइशी प्रोग्राम, ये जो कह रहा है कि इसार को आज रेस्ट कराना है, ये इसकी मेहरबानी है, ये ठीक कह रहा है। इसको पता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए ये थोड़ा सा मुझे तो वो कर रहा था, सपोर्ट कर रहा है। हाँ, असल में मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि इस सारे सिस्टम में कहीं पे भी इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ नहीं है, या इमरान खान बामुकाबला आसिफ जरदारी नहीं है। ये पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की एक आपस में जंग है। वो इनकी जंग तो वैसे भी इस इलेक्शन के साथ खत्म हो गई ना। इनकी तो खत्म हो गई, मुन्ने को सुकून मिल गया, उनको जो कुछ मिलना था। अब जो मोहसिन नकवी साहब है ना, क्योंकि इन्होंने निगरान हुकूमत के दौरान भी पंजाब में नप के रखा पीटीआई को, और इन्होंने बड़े तरीके से आउट ऑफ द वे जाके भी जो है वो मामलात को चलाया, और जिस तरह इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया वो भी एक शानदार रवायत है हमारी, और तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। और वो जिस तरह पुलिस ने रोल अदा किया, तो उनको ये अब मलक का हासिल है। मलक और मैं तो, हम तो सादा से लोग हैं ना, हम तो बस यहाँ तक देख रहे होते हैं। उन्हें ये पता है कि पीटीआई को कैसे काबू करना है। मोहसिन नकवी ये प्रैक्टिकली करके दिखा चुके हैं। सो उनका इंतखाब इस वजह से हुआ। अब आ जाए आप औरंगजेब साहब की तरफ, तो पाकिस्तान में एक बात याद रखिएगा, मलिक कह रहा था ना कि जी वो सिलेक्शन वो बेंकार हैं, और वो जनाब अली आ गए 36 लाख तनख्वाह ले रहे थे। 3 करोड़ सॉरी महीना 3 करोड़ महीना। एडा भी मैं बेवकूफ नहीं है जिन्ना तो समझ यार, तो 3 करोड़ महीना तनख्वाह, 36 करोड़ रुपया साल की तरह आमदनी उनकी, सिर्फ तनख्वाह भी बैंक से, सिर्फ तनख्वाह। अच्छा, अब आप समझे, हम ना बड़ी बातें करते हैं खुद मुख्तारी की, और हम बड़ी बातें करते हैं कि हम तो अपने फैसले खुद करने वाले हैं, और हम किसी को मुदाखलत की कहाँ इजाज़त देंगे। पाकिस्तान में मलिक साहब ऐसा भी हुआ कि एक बंदा अपने ऑफिस पहुंचा, मैं ख्याल न्यूयॉर्क में, वो वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम था, तो उसे कहा गया कि जी आज से आपकी मुलाजमत है कि आप पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ वजीर आज़म हैं आप। उसने कहा जी मेरा तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं, आप पहुंचे वहीं बन जाएगा सारा कुछ। मुइन कुरैशी वो तशरीफ लाए, और 2 दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा मुइन कुरैशी आए और एक दफ़ा वो कौन से दूसरे थे, शौकत अजीज़ साहब। शौकत अजीज़ साहब का दिलचस्प लतीफ़ा ये है, मैंने किताब लिखी थी साने लाल मस्जिद, तो उसमें चौधरी शुजात साहब को मैंने कोट किया कि उन्होंने कहा कि जब हमें ये यकीन हो गया कि लाल मस्जिद पे ऑपरेशन होगा और ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मर जाएंगे, तो हम भागे भागे गए, हम मुशर्रफ के पास। मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप वज़ीर आज़म से बात कर लेंगे। कहते हैं हम वहाँ पहुँचे मलिक साहब, तो जब हमने पहुँच के कहा कि जनाब ये इस तरह है, तो उन्होंने कहा कि सॉरी यार मैं अपने फैमिली के साथ कुल्फ़ी खाने जा रहा हूँ, मेरा इस टाइम प्रोग्राम ये है, तो अब फिर बाद में बात करेंगे। और उसके बाद वो बच्चे मर गए। सो ये 2 मिसालें हमारे सामने हैं कि उनकी कब्र, मुइन कुरैशी साहब ने अचानक कहा कि मैंने अपनी वालदा की कब्र पे जाना। मैं ऐड करता जो जवेद बरकी साहब वजीर खजाना रहे हैं, वो भी वाशिंगटन से आए थे। अच्छा मलिक साहब, मुइन कुरैशी साहब ने एक दिन कहा कि मैंने अपनी वालदा की कब्र पे जाना है। तो उन्होंने डरते डरते पूछा कि हजूर कहाँ थी? उन्होंने कहा मियानी साहब में। फिर एक जाली कब्र बनाई गई, माहौल बनाया गया, कुछ वहां पे फिर रोने वाले लोग भी इकट्ठे किए गए ताकि जरा माहौल बन जाए, फिल्म के अंदर पूरी जान रहे। जाली कब्र की क्या जरूरत? क्योंकि कब्र मिल नहीं रही थी वालदा मोहतरमा की कब्र, क्योंकि तो वो तो चले गए थे पाकिस्तान छोड़कर, कई दहाइयां रहे। यहाँ तो आज बनाए, कल आपको पता चलता है उसमें किसी और को दफना दिया। सो इस एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर हम IMF और वर्ल्ड बैंक के इस सतह के मोहताज हैं कि वो अपने मुलाजिमों को वजीर आजम बनवा देते हैं, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे जलीलुल कदर शख्सियत मौजूद हैं
क्या मैं बाहर से कोई मुस्तार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, और वो वजीर आजम बन जाते ठीक। हैं। मलिक साहब, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जो निगरान सेटअप होता है वो अगली जो इलेक्शन में मुंतखब हुकूमत होती है उसका हिस्सा नहीं बनते, तो ऐसा हम इस गवर्नमेंट में क्यों देख रहे हैं और ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, मुझे आपकी अकल पे हैरत हो रही है। आपने अकल का एक सवाल कर दिया और मुझे आप मजबूर करिए। या बताओ यार, मुश्किल में डाल दिया ना, ये कोई सवाल है? और एक बात याद रखें, मैं आपके प्रोग्राम में आइन और कानून का मुहाफिज है, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो आईनी और कानूनी सवाल मैंने उधर से किया ना कि आइन के बारे में क्या कहना है। एक सवाल कर दी, मुझे ये बताओ कि दुनिया की निगरान हुकूमत 11 महीने बन सकती है? दुनिया में 203 ममालिक का गूगल कर लो, सबका आइन पढ़ लो, डिक्टेटरशिप स्टडी कर लो, कम्युनिज्म स्टडी कर लो, इस्लाम स्टडी कर लो, कैपिटलिज्म स्टडी कर लो, कोई दुनिया का सेटअप कर लो, मुझे पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में एक रियासत, एक मुल्क दिखा दो जहाँ कोई बंदा 11 महीने हुकूमत करे, पता लगे वो साफ़ी है। मैं कहता ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन, काम वो अलग चीज़ है। मैं जो बात कर रहा हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें निगरान की जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो होती है आपकी न्यूट्रलिटी, आपका गैर मुनसफ होना। जिस तरह हमारी भी ईमानदारी से जो प्रोफेशन है ना हमारा, उसका तकाजा कि हम किसी का हिस्सा नहीं है। हमने जो चीज़ नज़र आ रही है सही को सही कहना, गलत से गलत कहना, ये दिस इज़ एग्जैक्टली निगरान। तो निगरान पे जितनी तनकीद हुई है अपना मोहसिन नकवी पे, और पीटीआई अच्छी जमात है बुरी जमात है, 9 मई उन्होंने किया, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत है और उनका एक इल्ज़ाम है आप पे, तो इसका मतलब है कि आप उस इल्ज़ाम को इन्हेंस कर रहे हैं। पहले ये बड़ा क्वेश्चन है लॉजिकल, बस वो जो मैं कह रहा हूँ कि मुनासिब नहीं का मकल की बातें करने। चले आपने फजूल सवाल किया तो मैं फजूल जवाब दे, तो रैशनली कोई सेंस नहीं बनती। दुनिया की कोई अकल जस्टिफाई नहीं करती कि एक आदमी निगरान हो, न्यूट्रल हो और उसको आप वजीर बना दो। और उससे सोने पे सुहागा ये है कि अभी वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, अभी उन्होंने क्रिकेट भी खिलाना है, उन्होंने रिजवान को फिट भी कराना है, उन्होंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों की सेहत भी ठीक करनी है, इंडिया से जाके मैच भी खेलना, और ये भी तो क्या पीसीबी की चेयरमैनशिप साथ रखेंगे? वो साथ रखेंगे। अच्छा, दोनों साथ मुझे तो डर है इंडिया वाले उनसे परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर अपनी वो भी ना उधर बोर्ड दे देंगे, यार तो इंडिया भी है। तो अब सवाल ये है कि आपने इस हुकूमत ने कम से कम एक मैसेज बिल्कुल क्लियर करा दिया पीटीए को कि ये एक्शन रिपीट होगा, एक्शन रीप्ले होगा। जो आपके साथ पंजाब में जो 11 महीने हुआ है, जो वो इल्ज़ाम मत लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली नो डाउट ग्रेट परफॉर्मेंस थी, मगर ये मैसेज किसी और को गया, ये मैसेज गया पीटीए को गया कि आपके साथ ये जो राणे ने जो पंजाब पुलिस का लफ्ज़ यूज़ किया था ना, ये एक्शन रिप्ले होगा। अच्छा, राणा साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये एक मैसेज गया है पीटीआई को मोहसिन नकवी की सूरत में? और क्या ये पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है ये साथ ये छोड़ेंगे या साथ कंटिन्यू करेंगे? देखें जी, पंजाबी में कहते हैं कि नाले खाओ खुबानियाँ ते नाले पनो बदाम, ठीक है। ये किस्मत वाले होते हैं जिनको चौपड़ियाँ मिलती हैं और क्या कहते हैं वो भी जिसे कहना चाहिए ना कि उनकी मर्जी की। अब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, और मेरे किताबों में आने वाले दिनों में वो वज़ीर आज़म भी हैं, नकवी साहब। अच्छा, अभी ये बात आपको शायद मेरी तो बड़ी कबलज़ वक्त लग रही है, क्योंकि हम तीनों इस टाइम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, तो बाकी तो सदरे पास में उधर रह गया, ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखिएगा कि अगर ये सिस्टम सरवाइव नहीं करता और कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो इस सिस्टम को लपेटने का बायस बनती है, तो जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होगा उसमें वजीर आजम मोहसिन नकवी होंगे। राणा साहब, इसके बाद हमारे चांसेस कुछ ज्यादा रोशन नहीं हो जाएंगे, ब्राइट हो जाएंगे? हम भी सोच सकते हैं, हम भी सहाफी हैं, तो एक खबर है क्योंकि इस वक्त सिर्फ ये इंटरेस्टिंग बात है, 19 में से कम अगर पॉपुलेशन निकाली जाए तो 9 मिनिस्टर फीमेल बनती थी, एक सिर्फ आई है मिनिस्टर, वो भी पहली अपना जो हुकूमत थी निगरान, जो पहली सॉरी इनकी जो शहबाज शरीफ साहब की पहली जो हुकूमत थी, फातिमा साहब, उनकी उनसे आई है, एक फीमेल है, 18 मर्द है। ये बैलेंस थोड़ा सा ये भी अच्छा, आपने यानी वो जो मैं बात कर रही थी कि हमारे चांसेस ब्राइट हो गए हैं, तो आपने मुझे कह दिया कि नहीं नहीं, ये चांसेस तुम्हारे बहुत कम है। अच्छा, मैं ना उस्मा इसमें जो मलिक साहब बात कर रहे थे ना, उसको थोड़ा सा मैं और वो करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल कैटेगोरिकली मैसेज है पीटीआई को। और अभी ये जो परसों पे कल हुआ लाहौर में एपिसोड, देखिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए, ना कहीं उन पे इस तरह पर्चे दर्ज हुए, ना गिरफ्तारियां हुई, सिर्फ लाहौर और पंजाब के अंदर ऐसा हुआ। तो ये बात तय है कि पंजाब में तो उनकी दाल नहीं गलने दी जाएगी। सही, ठीक है। दूसरी जानिब सॉरी यार, वेरी सॉरी, 1000
बंदों के नाम पे FIR कटी है कोसार थाने इस्लामाबाद में। अभी मोहसन साहब ने हलफ लिया है, उससे पहले की मैं बात, 1000 बंदों पे FIR हो गई है किधर, कोस्तार थाने इस्लामाबाद, जिसमें मरवत, जिसमें शहीन, सारे हैं मैच तो जोन। इससे वो जो हम दोनों कहना चाह रहे हैं वो जरा क्लियर हो रहा है। दूसरी जानिब जो इमरान खान है वो भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने भी चुन के KPK का वजीर आला उस शख्स को लगाया जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत एक वॉरियर है, एग्रेसिव अप्रोच के साथ, और वो अभी जो तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेड ऑन तो है, लेकिन अगेन मेरा सवाल यह है कि इससे कौम को क्या मिलेगा? हाँ, एग्जैक्टली इससे कौम को क्या फायदा होगा? क्या हम थोड़ा सा पीछे नहीं आ सकते, बैकफुट पे आ जाएं? क्या हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए थोड़ा सा अपनी अंदर एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ा सकते? क्या हम पाकिस्तान के आने वाले चैलेंजेस को सामने रखकर ये लड़ाई को नरम नहीं कर सकते? और ये करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए। तो एक तरफ तो राना साहब ये लड़ाई है, तो दूसरी तरफ जो हमारी इस वक्त लड़ाई है वो मुआशी लड़ाई भी है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है इस वक्त, और जिसको जो है वो थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि जिसको एक बुनियाद बनाकर भी ये सेटअप लाया जा रहा है। जो अभी इस वक्त चूंकि हम काबीना पर बात कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी इस वक्त सेटअप बनाया गया है ये बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए, जो आमतौर पर जो सियासी जमातें मुंतखब होकर आती हैं वो इस तरह के फैसले, गैर मकबूल फैसले नहीं करती हैं, जैसे माफियाज पे हाथ डालना या ये निजकारी वाला मामला और IMF के साथ जो चैलेंजेस में जाना। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब का एक नया नाम आ रहा है, क्या वो इन चैलेंजेस से निपटने की अहलियत रखते हैं? देखिए, आपके सवाल में तो नेगेटिविटी है। आपने कहा कि हमने सियासतदानों को ये इस हुकूमत को चैलेंजेस हैं, तो मेरा तो सवाल है, मुझे पहले बताएं तो कि नून की हुकूमत भी है कि नहीं है? जो बंदा सारी उम्र अच्छा बुरे की नहीं फाइनेंस के साथ जुड़ा था, कॉमर्स के साथ जुड़ा था, तजारत के साथ जुड़ा था, डॉलर के उसका नाम है साग डार, वो तो उसको तो आप कह रहे हैं वजारत खारजा देनी है। वजारत खारजा का क्या ताल्लुक है? अब मेरी सारी जिंदगी वो क्या देसी ये किया है इंग्लैंड से, मैं डार साहब की बात करूँ तो एक्सपर्टी उनकी खजाना के साथ है, फाइनेंस के साथ गेम है। और 3 चीजें जो है ना वो मतलब समझ से बाहर है। एक दो चीजें सागडार के बारे में 3 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले कि उन्होंने ना बड़ा वो एक लाहौरी मौला जट स्टाइल था कि सानू IMF की लोड़ नहीं, परे रखो, दूर कर दो IMF, मैं सही कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा। उससे कुछ लोगों का ख्याल है पासन को बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा कि आपका जो मुआहदा था ना, पहले PTI ने तोड़ा, फिर आपने आगे आंखें दिखाई। मैं दोनों को इल्जाम लगा रहा हूँ, PTI को भी लगा रहा हूँ, इनको भी लगा रहा हूँ। उससे आपने नेगोशिएशन खराब कर दी। बाद में फिर आपने वो पंजाबी कहते हैं गंडे भी खाते, छितर भी खाते। तो आपका जो कम्युनिकेशन थी ना वो बड़ी खतरनाक हुई, पासन को बड़ा नुकसान हुआ उससे। पहला ये हुआ, फिर दूसरी आपकी ऑडियो भी लीक होगी और आपने किसी ताकतवर के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी नोट हुए हैं। और तीसरी चीज जो मैं बार बार देख रहा हूँ, देखें ना मुझे साद रफीक नजर आ रहा है, वो जीते भी नहीं है, ना राना सनाउल्लाह नजर आ रहा है, खुर्रम दस्तगीर हो गया, तलाल चौधरी हो गया, दानी अल अजीज था, लतीफ चौधरी था, और उसमें ये डार साहब थे। ये वो लोग थे जो कह लें आप साया थे नवाज शरीफ का। तो मुझे लगा है कि नून, क्योंकि हुकूमत नून की है, मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ, मैं ये बहस नहीं कर रहा। मुझे तो यही कहा गया था ना पीपल्स पार्टी चलेगी, ये नून की कैबिनेट, लेकिन प्रैक्टिकली ये शीन की हुकूमत है। तो ये पता नहीं किसकी हुकूमत है, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो उसमें जो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा डार को वजारत देना और एक प्रोफेशनल आदमी को उसकी सिर्फ एक सलाहियत है, औरंगजेब को क्यों आपने दी है कि एक तो अल्लाह का शुक्र है उनकी इंग्लिश अच्छी है, हमारे यहाँ शुक्र है राना की बहुत अच्छी इंग्लिश है, इसका तो एक ही बंदा मैंने कह सकता हूँ इससे अच्छी जिसकी इंग्लिश है वो औरंगजेब खान की है। नहीं, आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी एक दफा वो दुनिया में नहीं ना। अच्छा, यानी अभी आप अच्छा, अब चक्कर क्या है, अब देखें कहानी क्या है, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। कहानी ये है कि अगले हफ्ते आ रहा है IMF के साथ $3 अरब ना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे। ये आरजी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बड़ी लंबी बात मुझे आगे अच्छा नहीं लग रहा, पहले वो टाइम ले लिए। तो आते ही अगले हफ्ते आपको ठाठा गोलियां चलनी है, $1.5 बिलियन आपको आ गया। $1.5 बिलियन के लिए आपने फिर बोल दिया हमने टाई शाई लगानी है, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तो इसके लिए आपको एक नेगोशिएटर की जरूरत थी। और एक मैं अंदर की एक बहुत बड़ी आपको बात बताने चलो,
IMF का एक प्रेशर है पाकिस्तान पे कि अगर आपने अगला कर्जा लेना तो आप डिफेंस बजट काम करें, अपने फौज के अखराजात काम करें। अच्छा। और अब पाकिस्तान की एक रीजनल प्रॉब्लम है, इस रीजन में हमने रहना है और आपको पता है किस किस्म का इलाका है, इसीलिए मेरा ख्याल है इसीलिए कोई पॉलिटिकल की बजाय टेक्नोक्रेट बता वहाँ। ठीक है, अच्छा राना साहब, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इसहाक डार का नाम है, वो चूंकि वजीर खजाना के तौर पर उनकी एक्सपर्टीज भी है, खजाना के साथ उनका नाम हमेशा से जुड़ा रहा है, तो उनको वजारत ना देना क्या ये गलती होगी या ये दुरुस्त फैसला होगा? हमने जब किसी दौर में क्रिकेट खेलते थे ना, एक दफ़ा हम खेलने गए तो हमारा एक दोस्त भी चला गया, तो मेरे कप्तान ने उसे कहा यार तुम बैटिंग कर लेते हो? उसने कहा नहीं। उनका फील्डिंग कर लेते हो? उन्होंने कहा जी मैंने कभी की नहीं। उन्होंने कहा अच्छा फिर बॉलिंग तो कर ही लेते हो? उसने कहा जी मैं वो भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम अंपायर हो। तो हमारे यहाँ भी इंतखाब चीज़ों का इसी तरह होता है। अच्छा। कि इसहाक डार साहब जो साबित कर गए कि वो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उसी में सबसे ज़्यादा नाकाम हुए। डार के डर से डॉलर बैठ गया और फिर डॉलर के डर से वो इरफान उल्ला मरवत साहब वाला जुमला हो गया। तो अगर आपने इसी तरह के तजर्बे करने, क्योंकि ऑल इन द फैमिली, तो भी मेरे ये क्या बात हुई कि लो जी तो मेरा भाई वजीर आजम बन गया तो मेरा कूड़ा वो मुझे अब ताने देगा कि देखो पायन तुसी मैनू तो कोई भी कुछ नहीं कराया ना, ते कोई गल नहीं, तो फिर मेरे भाई को चलो तुम अच्छा ऐसा करो वजीर खारजा लगा दो। अब कोई कहे कि जी भाईजान क्यों लगाए? तो जी आप बिलावल साहब नहीं 17 महीने मैं उड़ी जावा हवा दे नाल जहाज़ों में सैरे करते रहे और 17 महीने मुल्क फिरते रहे, तो अगर ਤੁਹਾਡਾ बंदा बन सकता तो मेरा बंदा क्यों नहीं बन सकता? ठीक है ना, क्योंकि खारजा और खजाना और दाखिला और ये सब कुछ अगर चलाने तो किसी ने है, तो अगर चेहरे बेचारे इसहाक डार साहब डार साहब के मिजाज के मुताबिक ये जो वजारत खारजा ये इनको सूट करेगी, क्योंकि थोड़े से एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। बात ये है कि मैं और मलक आप हमें ना एक इससे जो जिसमें हम बोल रहे हैं इससे अच्छा पैकेज दे दें और हमें कहें कि आप दोनों ने बस पैकेज लेके और आपने वहां पे बैठ जाना सोफे पे, कॉफी पीनी है, तो मैं क्यों इनकार करूं? इनका असल तो ये कि टोट टप्पा रहना चाहिए ना कि यार मैं वजीर हूं, फुल फ्लैज वजीर हूं, मैं जा रहा हूं, मुझे गॉर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, मुझे वजीर खारजा मिलने आ रहे हैं। आलम यह है कि इसहाक डार साहब ने जिंदगी में जो एक इंटरव्यू दिया था ना गैर मुल्की किसी मीडिया को, तो उसमें उनके लिटरली पसीने निकल रहे थे, उनकी जबान कप कप आ रही थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पूरी कौम कप कप आ रही हो तो इसहाक डार साहब की जबान कप कप आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि जो मुफाहमत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी हैं वो एक बार फिर ऐवान सदर में मौजूद है। फिर शहबाज और जरदारी की ये जोड़ी कैसी रहेगी और कितनी देर तक चलने के काबिल रहेगी? स्टे ट्यून्ड। इंतखाबात के बाद नया जो सेटअप है वो बन चुका है तकरीबन, और जो मुफाहमत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक बार फिर हमें ऐवान सदर में नज़र आ रहे हैं। 14वें सदर की हैसियत से उन्होंने अपना हल्फ उठाया और दूसरी बार सदर बनने वाले पहली सिविलियन शख्सियत हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो जो सदर का ओहदा है इसके लिए जरदारी साहब ने इंतखाब क्यों किया? मतलब जरदारी साहब का स्पेसिफिक सदर के लिए इंतखाब क्यों? कि ऐसे में कि जब 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास तो है ज़्यादा इख्तियार आती नहीं है। देखिए जो पाकिस्तान का रीसेंट सिस्टम है ना, आपको जाना पड़ेगा बाजवा साहब और इमरान खान पे, वजीर आजम की वो जो जोड़ी थी। और ये लफ्ज़ अगर आप देखें तो 3-3.5 साल में बहुत आम था, वन पेज, हम एक ही पेज पे हैं। ये लफ्ज़ पहले नहीं था जो हमने जर्नलिज्म किया, तो एक नया लफ्ज़ आया था, ये उसी की एक्सटेंशन है बेसिकली। क्योंकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की रियासत है ना, वो ये समझती है कि इस तरह के हालात में अगर ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे ना तो हम इकॉनमी से बिल्कुल ही हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये एक सेट ओपन है, मैं कोई हिडन चीज़ नहीं आपको बता रहा, ये एक किस्म का एक अरेंजमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा करेगी। अगर आप गौर करें तो कभी इस तरह नहीं हुआ था कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि एक जो बोर्ड बनेगा, बोर्ड में हम साफ सुथरा काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को हटाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, SIFC की बात कर रहे हैं। समझ गया ना? तो चीज़ों को आप अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें आपको सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। अब उसमें जो भी आप अरेंजमेंट करें तो एक तरफ देखें क्या साफ सेटअप अभी तक नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नहीं मगर सदर उनका बना दिया, यानी कि सबका स्टेक डाल दिया। ठीक, उनको सिंध भी दे दिया, इनको पंजाब दे दिया, खां को अपना PTA दे दिया और बलोचिस्तान भी पीपल्स पार्टी को दे दिया। अब जरदारी साहब वहाँ पे आके अगर वो
छू मंतरे शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, तो उनका स्टेक बहुत ज़्यादा है। बलोचिस्तान और सिंध तो उनकी बिल्कुल जेब में है। दूसरी जो जरदारी साहब के उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट है वो चीज़ इस वक्त, अब पाकिस्तान में कोई चीज़ लॉन्गर रन पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब वो मुझे अपने एतजाज़ हसन साहब की बात ही आ गई थी उनसे, मैंने सवाल इस तरह की एक शो में, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में जो गुजरी चीज़ है ना, सिर्फ आप उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते कि ये हुआ था, होने वाले की कोई चीज़ नहीं बता सकते। अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलावल के लिए अपना, आज उनकी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। दोनों तरफ उनकी बेटी थी, बिलावल था, दामाद था, तो वो भी अब शरीफ फैमिली पूरी तरह हो गया, फैमिली वर्सेस फैमिली। तो उन्होंने बल्कि तो सोशल मीडिया पे ये भी शो रहा है कि खतून अव्वल का क्या करना है, वो सोच रहे हैं अपनी बेटी को ले आए। तो मेरा ख्याल है वो शुक्र है अभी कोई बच्चा नहीं कोई पाकिस्तान को होता तो नहीं तो वो भी बेटे, उसकी बेटी का भी बच्चा हुआ है, अच्छी बात है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट है बिलावल के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और निज़ाम का इंटरेस्ट है कि जो जितने भी बड़ी गन्स हैं ना, ये सारियाँ सिस्टम में आ जाए। इनको ये निज़ाम के तहत हुआ है। मेरा पॉइंट आप समझे, इससे ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं कर सकता। दिस इज़ डिफाइंड, दिस इज़ डिज़ाइंड कि ये सारे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे एक दूसरे के साथ बंध जाएं, ये उसके तहत हुआ। ठीक है राना साहब, आपको इस सारे तनाजुर में ये जो डिज़ाइन है या ये जो अरेंजमेंट है, ये कितना देर पा लग रहा है? ये तो रमज़ान के बाद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, रमज़ान के बाद क्या होने वाला? अगर रमज़ान के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पे आ जाते हैं और पीटीआई भी उनके साथ हो जाती है, तो मुझे ये सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और अगर मौलाना फजलुर रहमान को किसी ना किसी बात पे सेटलमेंट पे मना लिया जाता है, देन फवाद चौधरी साहब का आज का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौलाना और उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ मौलाना को मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये निज़ाम जो है ये नहीं चलता नजर आएगा। अदरवाइज हम मौलाना को मैनेज कर लेंगे। नहीं, देखें मैं इस सारी गेम में मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी जो है ना वो मोस्ट निगलेक्टेड पॉलिटिशियन है इस टाइम। वो सजा भी भुगत रहा है, उसकी जमानत भी नहीं हो रही, ठीक है, उनको कुछ नाकर्दा जुर्मों की सजा भी मिल रही है, निगलेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है ना। और फिर ये कि उन्हें जिस तरह ले जाया गया इस्तेकाम में और वहां जाके उन्होंने जो जेस्चर दिया वो उस इस्तेकाम पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तबाह करने के लिए काफी था। जो जिस तरह फवाद चौधरी ने वहां बैठ के जेस्चर दिया ना, और वो सबको फील हुआ। फिर उनके मुतालिक ये भी है कि उनको शायद छूट थी थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने जो पीटीआई के लिए गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ कुछ मामलात करने की कोशिश की, वो भी नाकाबिले माफ़ी हो गया उनके लिए। तो आज वो उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं और खामोशी से भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि या पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स का नाम लेते हैं, फवाद चौधरी वो आदमी है जो नाकर्दा जुर्मों की सज़ा भी भुगत रहा और अप्रिशिएट भी नहीं रहा। लेकिन मैं जो बात आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर फजलुर रहमान साहब को ये मैनेज ना कर पाए, जो वो बहुत शदीद गुस्से में हैं, और वो पहले तो वो कहते थे कि पीटीआई वालों के लिए मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा, तो अब तो उन्हें ज़मीन गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कहाँ जहाँ ज़मीन गर्म होंगी वो खुद कहेंगे चलांगी पखियाँ और ठंडे कर देंगे ज़मीन। तो ये लीथल वेपन बन जाएगा। अच्छा। और ये बड़ा ख़तरनाक होगा। तो मेरी ज़ाती राय है कि हम इस मुहाज़राई की तरफ जहाँ जा रहे हैं कि हम मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला होंगे और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इमरान खान को कर रहे हैं। की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है अली अमीन गंडापुर को लगाकर, तो इधर से भी एक पूरा मैसेज दिया जा रहा है कि शक्ल में जवाब आ रहा है। राइट। लेकिन फिर वही बात है ना, सांडों की लड़ाई में घास का बेड़ा गर्क होता है ना, अवाम का। तो हम कहाँ जाएंगे? तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ? दीवाने लोग जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने अनजाने लोग, दुनिया पूछ रही है, बाहर का मीडिया पूछ रहा है हमसे कि यार जो हमें नजर आ रहा है वो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? जो हम देख रहे हैं कि ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं ये टूट जाएगी, अल्लाह ना करे टूट जाए। माजी में भी टूटी, हमारे दुआओं से नहीं चीजें बचती, जिंदगी प्रैक्टिकली चलती है, प्रैक्टिकली अमली तौर पे। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं कि हमें पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए और कोई रास्ते निकाल लेने चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। मलिक साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें सबके स्टेक्स हैं, तो अब तो फिर सबकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि इस सेटअप को आगे चलाएं, क्योंकि वो उसमें सब इन्वॉल्व हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग साबित होगा ये? देखिए, इसमें 3-4 फैक्टर बड़े अहम हैं। एक तो इमरान खान का रिएक्शन। देखिए, पीटीआई नाम मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं है, वो एक
कल एक बंदा है उसके लोग दीवाने हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, और जिस तरह की कंडीशन है मुसलसल वो मकबूल हो रहा है। अगर वो कन्फ्रंटेशन में रहेगा ना तो लॉटरी निकलेगी जरदारी और शहबाज की। इनके लिए सत्ते ही हारे हैं क्योंकि सिस्टम इनको खुद ही खुद बचा लेगा। तो इमरान की जितनी भी अग्रेशन होगा, जितनी भी गिरफ्तारी होगी, जितनी भी लड़ाई होगी, वो उसका फायदा इनको होगा, पहली बात। दूसरी और उसका नुकसान पीटीआई इमरान को होगा। वो जिस तरह जो 2 साल आपके साथ होता रहा कि जरा आप देखें ना, मैं एक बात कर रहा हूँ पॉलिटिकली, जो मेरा रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि आपके पास 125 लोग थे, 25 आपको छोड़ गए आज से 2 साल पहले, 110 फिर भी आप लेके बाहर आ गए, 2 साल के बाद 90 लेके वापस आ गए, और आप भी जेल में, बीवी भी जेल में, लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही जो आपके साथ हुआ है, और अभी भी कोई सांस नहीं है। वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इमरान का अग्रेसिव होना। अगर वो अग्रेसिव रहता है तो शहबाज की और उसकी लॉटरी है। मगर जो दूसरी जो असल क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान की इस हुकूमत की जो आपकी रियासत भी जुड़ी हुई है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो $3 अरब का जो है ना, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट था। हम इतने ये पैकेज नहीं था, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये जो ये इस वक्त कहानी चल रही है, ये था कि भाई हम लुटेगा फुटेगा, डिफॉल्ट होने लगे हैं, खुदारा हमारी मदद करें। ये मदद में मदद है। ठीक। अब अप्रैल में असल निगोशिएशन होनी है $6 बिलियन के लिए। वो है 13 से 17 अप्रैल को आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के। अब आप सवाल करेंगे कि ये IMF वर्ल्ड बैंक के पास ऐसा कौन सा जादू है कि आप वहीं पे सारी गेम मैं वहां पे ले गया। उसकी वजह सुन ले, दुनिया ने गरीब मुल्कों को फांसने का बड़ा एक आसान फार्मूला बनाया। ना वो फौज से आते हैं, ना वो डंडे से आते हैं, ना उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह बना दिया। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान IMF से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाकी बैंक फिर इससे डील करेंगे। तो IMF से मतलब क्या है? फेल होने का। वर्ल्ड बैंक से गए, पेरिस क्लब से गए, एशियन बैंक से गए, अरब ममालिक से गए। तो आपका जो फाइनेंशियल जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करेगी इस पॉलिटिकल रिजीम की। दूसरा इमरान खान का रिएक्शन, ये 1-2 महीने में गेम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो मलिक साहब, लेकिन हम ये आम लोग ये समझते हैं कि जो IMF का लफ्ज, जैसे कि हमने IMF में जाना है, IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, हम इतना कर्जा लेने जा रहे हैं, आम शख्स जो है वो ये समझता है कि महंगाई इसके साथ जुड़ी है, यानी IMF का नाम और उसके बाद महंगाई ही महंगाई। ये क्या मामला है? ये रहना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम भी सेमी पढ़े लिखे लोग हैं, साफी जिस तरह तेन पता तेन मेरा पता है असी। अब यहाँ पे पता क्या होता है, हमने सारा, ये भी हमारा पॉलिटिकल कल्चर है कि हमने सारा मलबा IMF पे डाल दिया। लेकिन जब आप बैंक के पास जाते हैं ना, आप कहें जी मुझे 200 रुपए दे दें, तो बैंक, आपने कभी जाके देखे, बैंक आपसे पता क्या पूछता है कि आप ये 200 रुपए वापस किस तरह करेंगे? तो ये आपको मैं बड़ी एक मजे की बात बताऊं, ये हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बिजली का बिल महंगा करेंगे, हम पेट्रोल महंगा करेंगे, हम यहाँ से पैसे। बैंक कभी नहीं आपको कहता कि आपने पैसे कहां से लाने, ये सारा प्रोपेगेंडा आपका। तो ये जितनी भी आइडियाज हैं, ये अल्लाह का शुक्र है ईट करो ही चल दी है। ये सारा यहां से जाते हैं कि जनाब आप बिजली महंगी करा दें, हम गैस से पैसे ले आएंगे। तो ये सारा फेलियर हमारा है। यहाँ से जाता है। मेरा दुश्मन IMF नहीं है। मेरा जो आर्गूमेंट है, मेरा दुश्मन वो है जो मेरी हुकूमत है। मेरा दोस्त भी वही है, मेरा दुश्मन भी होता है। खास तौर पर अगर मैंने वोट दिया है, तो ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि ये IMF की कड़ी शरायत है, वो भाई कड़ी कुड़ी शरायत नहीं होती। आपने लेना है, सीधी सीधी बात है, आपने सॉफ्ट लोन लेने। बाकी मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम से आप बच नहीं सकते। आपने $25 अरब देना है 1 साल में। और आपके लिए खबर है, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें जो सूद है जी, जो सूद है इस हुकूमत ने देना है, वो सूद भी पूरा करने के लिए कर्ज देना पड़ेगा आपको। तो आप इस खेल को समझे कि इन 75 साल में सारे जिम्मेदार हैं, नवाज, इमरान, शहबाज, याहिया, अयूब, मुशर्रफ। हमने किया गया है पाकिस्तान के साथ, इस पे असल बहस करें। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, इस बार क्या देख रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके पास चैलेंजेस क्या हैं उनके सामने इस वक्त? देखिए, मलिक साहब ने जो IMF के ऊपर बात की है ना, तो मैं थोड़ा सा उस पर चाह रहा था कोई बात करूं कि ये जो फाइनेंशियल कज़ाक है ना, जो मुल्कों को हाईजैक कर लेते हैं आपने मुआशी जाल में, ये बनाया ही इसलिए गया था जब दुनिया में ममालिक आज़ाद होने शुरू हुए और ये जो कुव्वतें थी, इनका कंट्रोल जो था उन ममालिक से ख़त्म हुआ, तो फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक, IMF बनाए और मजबूर किया उन कौमों को कि आप कर्जे लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा हाल हो गया। अच्छा, ये इसका दूसरा पहलू ये भी तो देखा जाता है कि वो कर्जे हमें फैसिलिटेट करने के लिए दिए जाते हैं। नहीं, वो उन्हें पता होता है कि हमारे ये जो इस सब कॉन्टिनेंट और इस तरह के ममालिक होते हैं, इसमें कर्जे ताकतवर खा जाते हैं।
उन्हें पता होता है, वो इसीलिए कर्जे देते हैं कि खा जाते हैं तो बोझ रियासत पे पड़ता है और फिर रियासत आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप हो जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में IMF के पास 11 बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गए हैं। 7 दफा पीपल्स पार्टी गई, 4 दफा मुस्लिम लीग नून गई, ठीक है ना। और जिसको आप सबसे बुरा कह रहे हैं वो शायद 1 दफा भी नहीं गया और वो करके तोड़ दिया था उसने मुआहदा। इन्होंने 11 दफा वहां पे जाके सजदा किया। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये जरा ऑन अ मॉरल ग्राउंड्स में बात कर रहा हूँ। सॉरी मलिक साहब, मैं मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ममनून है इस प्रोग्राम में। हाँ, लेकिन मैं आपसे इसीलिए इजाजत ली, आपको जरा बुरा लगता है मॉरलिटी पे बात करना। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार सदर बने, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब भी ऑलमोस्ट टचिंग 70 प्लस और वो भी 70 प्लस, हाँ, मौलाना भी 70 प्लस। हाँ, 2 दफा वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ और 4 बार वजीर आला पंजाब बन गए। क्या कौम ने नहीं दिया इन्हें? कितनी इज्जत और चाहिए आपको? कितना और हम आपके सामने बतौर कौम सर झुकाएं? आपको बार बार हम सरों पे बिठाते हैं, आपको बार बार हम अपना कौम की नैया आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। जरदारी साहब सिवाय भिंडी के कुछ नहीं खा सकते, ठीक है। मियाँ साहब के भी मामलात इलाज चलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो सारा कुछ। शहबाज शरीफ साहब की भी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है। अब तो रहम कर दें यार, अब तो कुछ अपनों में, अपने कमाई में से कुछ कौम को दे दें। हम ही बनाते रहे सदर आपको, हम ही आपको वजीर आजम बनाते रहे, हम ही आपको वजीर आला बनाते रहे। आपकी बेटी खातून अव्वल बनेगी, आपका बेटा अपकमिंग वजीर आजम होगा, आपकी बेटी वजीर आला पंजाब होगी, आपका भाई भतीजा जो है वो वजीर आला पंजाब होगा। हाँ। मेरे बच्चे क्या होंगे? मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? इस रियासत पाकिस्तान में मेरे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? मेरे बच्चों को या आईने पाकिस्तान कोई इज्जत नहीं दे रहा। मेरे बच्चे तो इस मुल्क को छोड़ के भागें खौफ से, तो आप कहें कि चले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, जा रहे हैं तो जाएं। क्या हम इस मुल्क के अंदर वो किराएदार हैं जो अपनी औकात से बढ़ के किराया दे रहे हैं? ठीक है, ये मोहब्बत है, चाहत है, अताअत है फराज। हम तो खुश हैं, हमें जिस हाल में जैसा रखे। ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। हम यार तुम्हारी तस्वीरों को चूमते, अपने ट्रकों के पीछे आपकी तस्वीरें लगाते हैं। यार कुछ थोड़ा सा ही रहम कर दो हम पे, कुछ थोड़ा सा ही हम पे तरस खा लो यार। कितनी दफा सदर बनना है, कितनी दफा वजीर आजम बनना है, और कलफ लगे कपड़े, टाइयां बांधी हुई, एयर कंडीशन हालों के अंदर 90 करोड़ अरब वाली गाड़ियों से उतर के, जिनके पीछे 40 गाड़ियां लगी होती हैं, उतर के आप कहते हैं हम गरीबों के लिए सादगी की मिसाल बनाएंगे। यार हम बेवकूफ हैं भाई। मलक बहुत सही कहता है। आज मैं मलक के साथ मैं भी कह रहा हूं, मैं भी बहुत बेवकूफ हूं, और ये 24 करोड़ लोग बेवकूफ हैं जो हम बड़े आराम से धोखा खाते हैं और खुश रहते हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम जो अब साबिक सदर हो चुके हैं डॉक्टर आरिफ साहब, उनका ये दौर कैसा रहा, इस पे कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पीटीआई एहतजाज कर रही है और उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, ये किस तरफ मुल्की सियासत को लेकर जाएगा और मुल्की हालात को लेकर जाएगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से जब ये सवाल किया गया कि सियासी मुखालिफिन ने उनके खिलाफ गैर आइनी इकदामात पर आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया है, तो जो साबिक सदर हैं उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चला लें। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये इस पूरे उनका जो दौरे हुकूमत था डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर, आप कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ग्रे एरिया है, कोई उसमें कोई समझ नहीं आ सकी, वो कोई किसी की कोई चीज़ अचीव नहीं कर सके। ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट के नज़र आए हैं, वहाँ पे इनकलाबी बन जाते थे, किसी को खुश नहीं कर सके। खान साहब की बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि खान ने 2 साल पहले खान का अग्रेशन में एक सेंस थी, उसने तब कहा था कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दो, तब नहीं किए। तो ना खान से मेरे हिसाब से दिल जीता, ना एस्टेब्लिशमेंट का दिल जीता,
और ना कोई इस तरह का काम किया जिससे आप ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। और वो देखे ना पिछले 15-20 दिन पहले एक दिन बिलावल आया इधर से सागदार आया, उसने कहा आर्टिकल 6 लग जाएगा, तो रात को 12 बजे असेंबली की भी आपने कर दी, साइन कर दी। फिर इससे पहले एक पढ़ा पड़ा तो कुछ कवानीन थे, उस सेक्रेटरी को आपने निकाला, फिर पता लगा वो कहते जी वो तो आपने बिल अपने पास रखा था, मैंने तो पता ही नहीं चला बिल किधर गया। तो फिर सबसे बड़ी आपको याद है ये जो असल डेट इलेक्शन कमीशन ने 18 फरवरी की दी थी, तो सदन ने बड़ा इनकलाबी, बड़ा वो अपना वो मोला जाट की तरह बीच में नहीं 11 फरवरी से 8 फरवरी 11 से 8 को करा दी। आज तक मुझे समझ नहीं है ये 3 दिन से पाकिस्तान का कौन सा भला हुआ है जो स्टैंड आपका बनता था। उन्होंने कहा होगा ना चलेगी तो सिर्फ मेरी। नहीं, मेरा पॉइंट है स्टैंड देखे ना, खां का मैंने आपको 1.5 साल पहले की अंदर की खबर दी है, खां वाज वेरी क्लियर बोर्ड कि हमारे पास एक ही वेपन है, सदर अनाउंस कर दे कि जी इसको इलेक्शन हो रहे हैं। जब वो शोर डाला था मुझे इलेक्शन, तो उधर से कोई मेरा ख्याल उनका कोई रोल कहीं पे भी नहीं नजर आया, कहीं पे भी ना वो अपनी पार्टी के बंदे नजर आए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी के साथ निभाई, जनरल अपना 2-3 दफा खुद मिलिट्री के पास गए, जनरल मैं बाजवा की बात कर रहा हूँ, खान साहब को भी लेके गए, निगोशिएशन भी कराई, वहां से भी नहीं कामयाबी। ना जनरल बाजवा खुश हुए ना इमरान खान खुश हुआ, सेटलमेंट भी नहीं हुई। ठीक हो गया। राना साहब आपको क्या लगता है? कोई चीज एक दो चीजें उनकी कामयाबी है वो बतानी जरूरी है। आई एम सॉरी मैं एक तो उन्होंने बहुत अच्छा कराची में घर ले लिया सरकारी, जो उन्होंने अपना भी घर था, उन्होंने कहा मेरा घर, क्योंकि मैं सदर जाऊँ, अपना उन्होंने घर भी ले लिया। दूसरी उनकी कामयाबी थी कि नॉर्मली हमारे जो सदूर आए हैं पहले सदर हैं वो हज अकेले जाते थे, ये फैमिली के साथ गए थे। और तीसरा इनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कहा था सबसे ज्यादा जो कानूनी तौर पर आईनी तौर पर सैलरी है वो सदर पाकिस्तान की होनी चाहिए, वो इन्होंने चले आने वाले सदरों का जो है वो सुदूर का भला कर दिया। ठीक हो गया। राना साहब कुछ तो काम करके गए फिर। नहीं देखिए, हमारा अलमिया माशाल्लाह ये है कि हम अपने घर के अब्बे की सबसे पहले बेइज्जती करते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं हम बड़े बाइज्जत लोग हैं। अब आज 3 दिन पहले बिलावल साहब ने कहा कि मेरे वालिद साहब का रोल यही होगा जो बरतानिया में मलका बरतानिया का था। अब मलका बरतानिया आईने बरतानिया में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको आपने इज्जत भी देनी है और उनकी बात हरफे आखिर होगी, लेकिन वो चूंकि सिंबॉलिक रोल की अपने बड़ों की इज्जत करना जानते हैं ना, और उन्हें पता है कि कौमें अपने बड़ों की इज्जत के म्यार के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वो उन्हें वो करते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम सदर जैसे जलीलुल कदर पोजीशन को जब मर्जी जो मर्जी कह दें। मिसाल के तौर पर जब वो सदर थे तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि तुम अपनी औकात में रहो, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इसी तरह कहा था कि इनको हम अपनी औकात ही इनकी याद करा देंगे, ये इंसान बन जाए। ठीक है, अब बिलावल जैसा मुन्ना काका भी आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। यानी देखे ना कंट्रास्ट के बिलावल सदर पाकिस्तान को कह रहा है कि मैं तुम पे आर्टिकल 6 लगा दूंगा। तो ये क्या उस टाइम पे थ्रेट करने की बात है या वाकईतन कुछ ऐसा हो भी सकता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है उन पे लगा देना चाहिए। अच्छा। और उन लोगों को जिन्होंने बतौर सदर उनकी बात मानने से इनकार किया था ना, उनको ताज पहनाना चाहिए। और बतौर सदर जब उन्होंने इलेक्शन डेट का ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा ना ताड़ी गल नहीं सुनते, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी ताज पहनाना चाहिए। और जब सदर मुमलिकत ने ग्रेड 22 के एक अफसर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था 21 का होगा, कहा था कि आप मुझसे मुलाकात करें, तो उसने कहा था मैं नहीं करता, और उस शाम को उसने अमरीकी सफीर से कर ली थी। मेरा ख्याल है उसे भी ताज पहनाना चाहिए। अच्छा। और निगरान हुकूमत को भी पहनाना चाहिए जिसने आइन को तोड़ते हुए 90 दिन के बजाय 11 महीने हुकूमत की। पंजाब में तो 6 महीने। और फिर हम ये नहीं कि हम खाली लफ्जी नाम देते हैं, पंजाब में आइन को तोड़ते हुए 90 दिन के बजाय मेरे ख्याल 2 साल हुकूमत रही, तो हमने इनाम के तौर पे उन्हें वजीर दाखिला भी बना दिया। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि सदर साहब को, जो साबिक सदर साहब को चौक में खड़े होकर फांसी देनी चाहिए। अच्छा। कि भाई तुम सबसे कमजोर आदमी हो तो हम तुम्हें फांसी दे सकते हैं, और जो सबसे ताकतवर हैं वो तो आइन तोड़े तो कोई बात नहीं है। क्या आज तक मुझे बताएं जिन लोगों ने आइन तोड़ा और जिन पे अदालतों में मुकदमे बने उन पे कोई सजा उन्हें हुई? तो बेहतरीन मौका है कि अलवी साहब को सजा दे दी जाए, क्योंकि इनको दी जा सकती है, बाकी किसी को तो नहीं। खान साहब को भी तो खुश नहीं कर सके ना, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं। अच्छा। आप यहाँ पे प्रोड्यूसर है, आपके कान में IFB में आप एंकर हैं, बहुत कुछ कहना चाह रही होती है और प्रोड्यूसर कहता है नहीं ये वाली बात नहीं, इतनी कहनी है। ठीक है, तो आप हो सकता है वो सवाल करना चाह रही हो जो मुझे मदद करे, लेकिन प्रोड्यूसर कहे कि फॉर्मेट नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता आप मेरे साथ लायल नहीं है। मैं समझूंगा कि आपकी मुलाजमत है, आपने मुलाजमत करनी है, तो उसमें रहना होता है। चलें थोड़े को बहुत समझे आप को समझेगी। लेकिन मलिक साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो PTI है वो एहतजाज कर रही है, उन पे मुकदमात बन रहे हैं।
जो ये तकसीम करो और फिर हुकूमत करो की जो पॉलिसी है इस वक्त एक लग रही है कि एक डिवीजन मौजूद भी है, लेकिन उसके साथ जो है वो एक हुकूमत की कॉन्टिन्यूटी भी बन रही है, उसका बराबर एक जवाब भी दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये पॉलिसी अब भी जारी रहेगी? मैं पीटीआई के लिए इसमें क्या है? सुहेल वड़ैच को कोट करूंगा। मैं समझ बड़ा खूबसूरत उसने पाकिस्तान का पॉलिटिकल डायलेमा एक्सप्लेन किया, मकबूलियत वर्सेस कबूलियत। अब ट्रेजेडी ये है पीटीआई की या इमरान खान की कि वो धांधली, इत्तेजाज और मुहाजराई पे आता है तो मकबूलियत बढ़ती है, क्योंकि एक केस बना हुआ है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, उसके पोर्टर है। अच्छा, यहाँ पे मकबूलियत बढ़ती है। आगे मुझे अपना सुहेल वड़ैच नजर आ रहा है कि इस सिस्टम में खाली मकबूलियत काम नहीं करती। तो ये पीटीआई का एक अपना मसमसा है, एक डायलेमा है कि अगर वो अग्रेसिव होते हैं, मुहाजरे की तरफ जाते हैं, लोग पसंद करते हैं लोग। क्योंकि वो जो मैंने कल परसों भी आपसे कहा था कि मुझे याद है जब मैं टीनेजर था, हाँ, जब ग्राउंड में खेलता था तो हम सबको ये पता था कि यार अब ये विकेट ले लेगा, अब ये कुछ ना कुछ करेगा। एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये मैच को जाने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ सेम प्रेशर आ गया खान पे। अब खान की प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ फंसा हुआ है। अगर अग्रेशन पे रहता है वो मकबूलियत तो चलती है, मगर जितने भी पाकिस्तान के मीसरे करैक्टर है वो सारे कहते हैं हाँ जी हथौला रखो, बना लो। वो देखो नवाज शरीफ कितना सियाना पे है, सारे केस भी खत्म हो गया, वो शहबाज शरीफ देखे सारे केस। तो ये पीटीआई का एक अलमिया है जो मैं समझता हूँ इसको नुकसान पहुंचा रहा है और फायदा भी ना। खाली यही तो आर्गूमेंट मैं आपसे कर रहा हूँ, नुकसान भी दे रहा है, फायदा भी यही दे रहा है। क्योंकि खां अगर कन्फ्रंटेशन छोड़ेगा, अगर वो गुड बॉय बनता है तो वो पॉपुलैरिटी किधर जाएगी। लेकिन ये फायदा कब तक चलेगा? अगर ये एग्रेसिव अप्रोच जो है वो फायदा दे रही है पीटीआई को, खान को, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट चल जाती है और कुछ परफॉर्म भी कर जाती है, आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ भी देने के काबिल हो जाती है इन दिस केस, तो तब आपको वो पीटीआई और आवाम के अंदर जो मकबूलियत है पीटीआई की, खान की, वो आपको बरकरार रहती हुई नजर आती है? मकबूलियत और कबूलियत की जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, इन दोनों चीज़ों से हटके एक और चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं रबी फैसला। ठीक है ना? तो बिल्कुल मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि लोग उन्हें कहते हैं कि देखें नवाज शरीफ, आप भी ऐसे, तो वो उन्हें कहता है कि देखें नवाज शरीफ। जब लोग उन्हें कहते हैं ना कि देखें नवाज शरीफ, तो इमरान खान भी उन्हें कहता है देखें नवाज शरीफ कहाँ है। वो उनकी ताकत का, पावर पॉलिटिक्स और उनका वो सारा के देखे नवाज शरीफ कैसे सब मिलजुल के, कहाँ है नवाज शरीफ? अब एक चीज बकायदा प्रमोट की जा रही है या हो रही है कि मियाँ साहब तो लाहौर से भी हार गए मानसेरा के बाद, तो कहाँ है नवाज शरीफ? वो तो चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे ना, तो कहाँ है वो? अब दूसरी बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए, जरा बाहर निकल के लोगों से पूछें तो आपको अंदाजा होगा कि ठीक है इनकी कबूलियत हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर अवाम पे आपने राज करना है तो अवाम में तो कबूलियत इमरान खान नहीं, की है। सिंध में और बलूचिस्तान में तो फिर जरदारी की मकबूलियत भी है। नहीं, वो तो आप कहें तो आज पंजाब में भी हो जाएगी। वो पंजाब में तो हम पीटीआई की बात करें ना, पंजाब में जो वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आजाद अरकान थे उनके पास सीटें ज्यादा थी और उन्हीं को हम कह रहे हैं कि उनकी वो अक्सरियती पार्टी थे, ठीक है, लेकिन कबूलियत उनकी वहां पर भी तो है ना। नहीं होगी मकबूलियत, मैं कह रहा हूँ बड़ी मकबूलियत है जी। आप जाके बल्कि जीडीए तो उनको सर्टिफिकेट पेश करना चाह रहा है, मौलाना फजल रहमान तो सिंध के में भी सर्टिफिकेट पेश करना चाह रहे हैं, सिंध की जो इलाकाई जमातें वो भी उन्हें सर्टिफिकेट पेश करना चाह रही हैं। और वो क्या कहते हैं पीर पगाड़ा साहब ने तो जो इल्जाम लगाया है, हाँ। मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा कि ये जो मकबूलियत थी कितने पैसों में पड़ी थी। मेरा ख्याल है क्योंकि तारीख बड़ी जालिम है, आप किसी वक्त उसके गला घोट सकते हैं, उसे मुस्तकिल नहीं मार सकते, उसने सच बोलना ही बोलना होता है। सो जिस मकबूलियत को आप सिंध में और बलूचिस्तान में कह रहे हैं, हाँ। उसको पता चल जाएगा कि कॉस्ट क्या थी, तो वो मैं नहीं समझता। और तो आपने आगे जाना है, बस मैं दो जुमले आपको कहूंगा कि बहुत सारी फतह जो होती है ना वो कागजों में बड़ी अच्छी लग रही होती है, ठीक है, और बहुत सारी शिकस्तें जो है ना वो बड़ी अजीब सी लग रही होती हैं, लेकिन फिर तारीख फैसला करती है कि जो फतह जिसे समझ रहे थे वही उनकी शिकस्त थी। और ये दोनों जमातें आज उस जगह पहुंच गई हैं कि अगर अब इन्होंने परफॉर्म ना किया और अगर किसी मोड़ के ऊपर फार्म 45 जीत गया तो इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और यही उस शख्स का कारनामा है
जो जेल में बैठा है और ये गेम खेल रहा है। ठीक है मलिक साहब, राना साहब तो हमेशा जो है वो कारनामों की बात करते हैं खान साहब के, लेकिन कुछ सेटलमेंट्स की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सेटलमेंट, तो क्या आपको लग रहा है कि आपके पास कोई खबर है कि कोई सेटलमेंट अंदर खाते जो है वो चल रही है? नहीं, सेटलमेंट मेरा नहीं ख्याल। देखिए मोहसिन नकवी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा साइन गया है, मैसेज गया है। फिर कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए कोर कमांडर्स की आपकी जो प्रेस रिलीज है वो सामने है। आपकी रियासत के हर इदारे से, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही। वो ये समझते हैं कि हमने 9 मई को माफ़ नहीं करना। वो समझते ये रियासत को चैलेंज है। वो ना वो नवाज को डालते हैं, ना शहबाज को डालते हैं, ना इधर डालते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेस दी जाएगी। आई डोंट बिलीव दैट। मेरा नहीं ख्याल इमरान के लिए कोई स्पेस नहीं। अच्छा राना साहब, वक्त कम है लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि रमज़ान का हम जिक्र कर लें और महंगाई जो इस लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई है। रमज़ान का बड़ा बाबरकत और जो है रहमतों वाला महीना होता है, लेकिन हमारे लिए जो है ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी है उनके लिए ये जो लफ्ज़ है ना, ये महंगाई के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। इसकी क्या वजह है? क्या अब आपको लग रहा है कि महंगाई मजीद ज़्यादा होगी इस बार भी? आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। मुझे ये कल किसी ने इतला दी कि रात को एक खुफिया इजलास हुआ है। अच्छा। और उसमें पाकिस्तान के तमाम ज़ख़ीरंदोज़, तमाम क्या कहते हैं ग्रां फरोश, तमाम महंगी चीज़ें बेचने वाले, तमाम 2 नंबर चीज़ें बेचने वाले ये इकट्ठे हुए हैं और शैतान ने उनसे खिताब किया और कहा कि अभी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है कौम को सुकून का सांस नहीं लेने देना। तो अब कमी नहीं महसूस होनी। हाँ, वो बाकायदा उस टास्क दे के गया है कि भाई खजूरों वाले आप क्योंकि सबसे निचले सतह पे हो तो आपने भी अन्नी पाए रखनी है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनसे भी कहा है कि देखो मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले, मुझे मैनू कंड ना लाना। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़ख़ीरंदोज़, ये चोर, ये ऊपर अपने ऊपर लिखने वाले क्या अल कासिबू हबीबुल्ला और मनगशा फलैसा मिन्ना और क्या क्या कहते हैं उसके ऊपर हाजमिन फजल रबी, ये सारे लिखने वाले जो हैं ये अब लंगर लंगोट कस के आ गए। शैतान इन्हें दे गया मैंडेट, अब वो कर रहे हैं और ये शैतानों का मैंडेट लेके आगे चल रहे। सिर्फ आखिरी जुमला, लेकिन ना मैंने जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैंने, तो सूरत तकासुर का सब एक आयत में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तो मुतकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह कहता है कि तुम ये जो दौलत इकट्ठी करने की चाह में इतने गुम हो जाते हो कि तुम्हें अपनी मौत ही याद नहीं रहती। तो जब तुम्हारे सामने मौत आती है ना, फिर तुम कहते हो कि हमें वापसी भेजो, फिर वापसी नहीं है। ठीक, मलिक साहब शॉर्ट कमेंट चाहूंगी इसी पर। नहीं, ये कॉस्मेटिक काम है, ये भी सारा प्रोपोगेंडा है। देखें जो फ्री मार्केट है वो 1 वर्ड है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज नहीं करते तो ये तो रियासत का काम है। देखिए कि अगर रमजान आ रहा है तो उसमें अगर खजूरों की डिमांड बढ़ गई है तो आप सप्लाई बढ़ाएं। तो ये काम करते हैं 2 नंबर। 2 मजिस्ट्रेट की ये तस्वीरें उतारते जो गिरफ्तार करो, 150-200 दुकानदारों को गिरफ्तार करो, एक बंदे को जरूर फायदा होता है, SHO का, उसकी आमदनी बढ़ जाती है, इसका एक फायदा होता है। बस एक जुमला और कह दूं कि कल एक पर्चा दर्ज हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ और वो एक किसी फकीर के ऊपर हुआ है कि जी, और उसके FIR के वर्ड्स हैं कि ये बाहर ऊंची ऊंची सदा लगा रहा था मांगने की, तो क्या कहते हैं इसके साथ और भी लोग थे, तो इस पे पर्चा हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, उसके साथी फरार हो गए। तो फकीरों के खिलाफ अगर इस तरह का एक्शन हो रहा है तो मुझे तो बहुत सारे लोग खतरे में लग रहे हैं। प्रोग्राम खत्म कर दीजिए। ये देखना पड़ेगा कि ये फकीर कौन से थे। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के बाद जो है मैं राना साहब से इसकी डिफ लूंगी। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासर।